बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 12। अगले दिन सारे तरफ ये खबर फैल जाती है कि वंश फैशन वर्ल्ड में कदम रखने वाला है। ये सुनकर राजेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अचानक से वंश ऐसा क्यों कर रहा है। तुरंत वो अपने आदमियों को कॉल करता है। उसके आदमी बोलते हैं, सर नेहा 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। ये सुनकर वो पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बताता है कि सर वो गायब है। राजेश ये सुनकर घबरा गया। वो सोचने लगता है कि क्या सानवी ने वंश को सब कुछ बता दिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक नहीं है। कहीं उसने ही तो नेहा को गायब नहीं किया है। वो चिल्लाकर बोलता है, गायब है? क्या मतलब है गायब है? धरती निगल गई या आसमान खा गया? उसे तुम्हें पता कैसे नहीं चला? उसको ढूंढ निकालो, वो चाहे जहाँ हो। वो गुस्से में अपना फ़ोन फर्श पर फेंक देता है और गुस्से से बोलता है, सानवी इस बार अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। वंश राजेश के कंपनी को मिलने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट, उसके मॉडल और उसके अच्छे वर्कर को सबको अपने कंपनी में शामिल कर लेता है। राजेश की कंपनी की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। राजेश इन सब से अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वंश की कंपनी में बिना बताए चला जाता है। वो रिसेप्शन पर वंश से मिलने की बात करता है, लेकिन वंश ऑफिस में नहीं होता, इसीलिए वो उसको वेट करने के लिए बोलती है। राजेश को लगता है कि वो बहाना बना रही है, इसीलिए वो सीधे उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसके पीछे पीछे जाती है। ऑफिस में सानवी अकेले रहती है। राजेश सानवी को देखकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। सानवी उसको देखकर घबरा जाती है, लेकिन इस बार वो दिखाती नहीं है कि वो डरी हुई है। वो मुस्कुराकर बोलती है, ओह मिस्टर राजेश, कैसे हैं आप? आइए बैठिए, और सिक्योरिटी को वहाँ से जाने का इशारा करती है। राजेश सानवी के इस व्यवहार से एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है, ये मुझे देखकर डरी नहीं या फिर सिर्फ ना डरने का दिखावा कर रही है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके तरफ झुककर एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, मैं कैसा हूँ ये तो आप अच्छे से बता सकती है। आखिर ये आपसे अच्छा कौन जानता होगा। सानवी को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा, एक नामर्द की पहचान तो एक औरत ही बता सकती है, और आप नामर्द है, ये मुझसे अच्छा कौन बता सकता है। ये सुनकर राजेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सानवी की तरफ बढ़ता है। सानवी उसको देखकर डर जाती है, लेकिन डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। उसको डरा हुआ न देखकर राजेश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर सानवी को दीवार से लगा देता है और उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है, मर्दानगी मेरी तो तुमने देखी ही है। लगता है तुम भूल रही हो कि तुम कैसे मुझसे उस दिन खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। लगता है एक बार फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर वो सानवी के गले पर किस करने की कोशिश करता है। सानवी गुस्से से पागल हो जाती है और पूरी ताकत से उसे धक्का देती है। राजेश फिर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसको एक थप्पड़ कस के मारती है। थप्पड़ इतनी जोर से लगता है कि राजेश के गालों पर उसके निशान छप जाते हैं। वो अपने एक गाल को पकड़ लेता है और फिर सानवी को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, सानवी तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक बार फिर से सानवी की तरफ बढ़ता है और सानवी के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको फर्श पर धक्का दे देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सानवी इस बार पूरे जोर से उसके पैरों के बीच मारती है। राजेश दर्द से चिल्ला उठता है। फिर सानवी उसको अपने ऊपर से उसको धक्का देकर दूर करती है और एक बार फिर पूरी ताकत से उसी जगह मारती है। राजेश दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी लोग ऑफिस में आ जाते हैं। सानवी उनसे कहती है, मिस्टर राजेश को यहाँ से ले जाए और इनको हमारे कंपनी के बाहर तक छोड़कर आए। राजेश सानवी को देखता है और बोलता है, तुमने जो आज किया है उसका बदला तुमको चुकाना पड़ेगा। सानवी एक मुस्कान के साथ कहती है, मैं इंतज़ार करूंगी, और सिक्योरिटी को उसको वहां से ले जाने का इशारा करती है। राजेश को गार्ड अपने साथ ले जाते हैं। सारे ऑफिस के लोग उसकी हालत को देखकर हंसी उड़ाते हैं। राजेश बदले की भावना से बोलता है, सानवी ज़्यादा खुश मत होना, आज तुमने मेरा सबके सामने मजाक बनाया है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा कैसे पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाता हूँ। इधर सानवी अपने ऑफिस में सोफे पर बैठ जाती है और खुद को पकड़ लेती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वंश कंपनी में आता है तो उसको उसका स्टाफ राजेश के आने की बात बताता है और उसके साथ जो हुआ वो भी बताता है। वंश बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत अपने ऑफिस के लिए दौड़ जाता है।
उसको यूं दौड़ते देख ऑफिस के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसका ऑफिस 12th फ्लोर पर था। वो लिफ्ट का वेट नहीं करता है और सीधे सीढ़ियों से अपने ऑफिस तक पहुंचता है। उसका असिस्टेंट केशव भी उसके पीछे पीछे भागता है। ऑफिस में ये सब देखकर सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वंश ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच जाता है। उसको सानवी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वंश सभी को वो फ्लोर खाली करने को कहता है और केशव से सबको शांत करने के लिए बोलता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बस सानवी के रोने की आवाज़ सुनता है। वो दरवाजे को कुछ देर तक यूं ही घूरता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। सानवी उसको देखती है तो दौड़कर उसके गले लग जाती है। कुछ देर तक यूं ही गले लगी रहती है। फिर वंश से कहती है, उसने आज फिर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर मैंने आज उसे मारा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वंश ये सुनकर खुश हो जाता है। वो उसको चेयर पर बैठाता है और बोलता है, देखा तुमने, ये इतना भी कठिन नहीं था। तुमको बस अपने डर पर जीत पानी थी, जो तुमने आज कर ली। वंश जब उसको यूं रोते हुए देखता है तो उसका मन करता है कि वो सानवी को किस कर ले, लेकिन वो अपने जज्बातों पर काबू करता है और खुद से ही बोलता है, मत देख उसके होठों को। भूल गया क्या, अभी अभी उसने किसी की पिटाई की है, लगता है तुझे भी पीटना है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, कॉफ़ी। सानवी हाँ में सर हिला देती है। केशव दोनों के लिए कॉफ़ी ले आता है। अगली सुबह दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। केशव वंश से कहता है, सर इस हफ्ते इटली से एक कंपनी आ रही है जो पूरे वर्ल्ड में अपने फैशन शो के लिए जानी जाती है। उसके मॉडल दुनिया के टॉप मॉडल्स हैं। हर बार वो एक कंट्री को चुनते हैं और वहाँ के किसी एक कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, जिसके डिज़ाइन किए गए ड्रेस को पहनकर मॉडल फैशन शो करते हैं। इस बार वो इंडिया से एक कंपनी को चुनेंगे। जो कंपनी चुनी जाती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। वंश बोलता है, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। केशव बोलता है, सर अगर इस बार राजेश की कंपनी को चुना जाता है तो अब तक जो भी हमने किया है वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वंश केशव से पूछता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि उसकी कंपनी ही सेलेक्ट होगी। सानवी बोलती है, क्योंकि उसके पास इंडिया का बेस्ट फैशन डिज़ाइनर है। वंश बोलता है, इसमें इतना घबराना क्या है। उसके डिज़ाइनर को अपने कंपनी में लाने की पूरी कोशिश करो। उसे जितना रुपया चाहिए उसे दो। सानवी बोलती है, वो कभी नहीं आएगा। वंश बोलता है, ऐसा क्यों। सानवी मुस्कुराती है और बोलती है, क्योंकि वो राजेश को पसंद करता है, या यूँ कहे तो वो उसको प्यार करता है। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। वंश बोलता है, तो फिर हम किसी और डिज़ाइनर को जो बिल्कुल उसकी टक्कर का हो उसे हायर कर लेंगे। इस बात पर केशव बोलता है, एक डिज़ाइनर है जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, वो उसको टक्कर दे सकती है। कहानी के बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कहानी सुन लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा भी मन नहीं करता रोज़ रोज़ कहानी डालने को। बस आप लोगों को 2 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। मैंने सुना है राजेश भी काफ़ी दिनों से उसकी तलाश में है। वंश बोलता है, परफेक्ट, तो फिर उसे ही हायर कर लो। जितने पैसे मांगे उसे उतने दो, वो जो मांगे उसे वो दो, लेकिन वो मुझे अपनी कंपनी में शामिल चाहिए। इस पर केशव बोलता है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको कोई नहीं जानता कि वो है कौन। वो किसी के सामने नहीं आती है। वो ऑनलाइन कपड़े सेल करती है। उनके कपड़े आते ही साइट पर बिक जाते हैं। लड़कियां मुंह मांगी कीमत देती है, लेकिन आज तक वो किसी के संपर्क में नहीं आई। उन्हें कोई जानता ही नहीं है। मैंने भी काफ़ी बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर वंश बोलता है, क्या नाम है उस डिज़ाइनर का। केशव बोलता है, श्रुति। ये नाम सुनकर सानवी हैरान हो जाती है। वो बोलती है, क्या बोल रहे हैं आप, श्रुति? क्या कंपनी का नाम प्लास है। केशव हाँ में सर हिला देता है। सानवी हंसते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। केशव बोलता है, नहीं, हमने पहले ही वोटिंग के जरिए पता लगा लिया है। यहाँ तक के मॉडल्स का भी कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो ज़रूर उनकी बनी ड्रेस ट्राई करेंगी। वंश कुछ संदेह की नज़रों से सानवी से कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है। सानवी बोलती है, वो मैं हूँ। उसकी बात सुनकर वंश और केशव दोनों साथ में बोलते हैं, क्या। वंश बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो। सानवी हाँ में सर हिला देती है। केशव सानवी से बोलता है, मिस सानवी, आप तो कमाल है। मैं आपको कितनी बार अप्रोच किया, लेकिन आप तो बहुत कमाल की है। वंश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो केशव से कहता है, जाओ और जाके ये खबर मीडिया में दे दो
कि हमारे साथ आज से मिस श्रुति काम करने वाली है। सानवी उसको देखती है और बोलती है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। वंश बोलता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी। सानवी इस पर मुस्कुरा देती है। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग जानना चाहते थे कि ये श्रुति कौन है, लेकिन वंश को अब सानवी के सेफ्टी की चिंता हो गई थी। उसने सानवी से कहा, हमें मीटिंग तक ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी कि श्रुति तुम हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो सानवी के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। इधर राजेश गुस्से से पागल हो जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो श्रुति वंश के साथ कैसे काम कर सकती है। मैंने कितनी बार उसे प्रपोजल भेजा, लेकिन उसने हर बार रिजेक्ट किया। फिर वंश को कैसे उसने हाँ कर दी। पता लगा वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो भी मीटिंग से पहले। फिर अपने आप से बोलता है, लगता है मिस श्रुति के दिन पूरे हो गए हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे रिफ्यूज़ किया। अब देखता हूँ तुम कैसे मीटिंग अटेंड करती हो। इधर सानवी अपने काम में बिजी हो जाती है। वो अपने सैंपल्स को बनाने में इतना डूब जाती है कि अगले 4 दिन तक घर ही नहीं जाती है। वो अपना सारा काम ऑफिस में ही करती है। उसको ऐसे काम करता देख वंश भी उसका साथ देने के लिए ऑफिस में ही रुकता है। दोनों अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। राजेश को जब श्रुति की कोई खबर नहीं मिलती है तो राजेश परेशान हो जाता है। तभी कार्तिक उसके पास आता है। कार्तिक उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो उसको मीटिंग के बारे में बताता है और ये भी कि वंश भी इस मीटिंग में पार्ट ले रहा है और उसके साथ बहुत अच्छी डिजाइनर, जिसकी वजह से ये कांटे की टक्कर होगी। कार्तिक उससे पूछता है, क्या नाम है उस डिजाइनर का। राजेश बोलता है, श्रुति। ये नाम सुनकर कार्तिक थोड़ा चौंकता है और बोलता है कि उसकी कंपनी का नाम क्या है। राजेश बताता है, पलाश। कार्तिक हंसने लगता है और कहता है, तो सानवी ने अपना सपना पूरा कर ही लिया। राजेश हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, मतलब। तो कार्तिक बोलता है, श्रुति उसकी माँ का नाम है और पलाश वो हमेशा से अपनी कंपनी का नाम रखना चाहती थी। उसने अपने वर्कशॉप का नाम भी तो यही रखा था। तुम्हें तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो नैना को भी शामिल करता है। मीटिंग के दिन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने समय से मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। वंश भी मीटिंग के लिए निकलता है। वो सानवी को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन उसे सानवी कहीं नहीं मिलती है। वंश बहुत परेशान हो जाता है। वो सारे लोगों को उसको खोजने के लिए बोलता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी कार्तिक भी आ जाता है। वो सानवी को मीटिंग के लिए विश करने आया था। वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था, लेकिन जब वो ऑफिस आया तो उसे पता चला कि सानवी गायब है। ये सुनकर वो बेचैन हो गया और वंश के पास पहुंचा। उसने वंश को गुस्से से चिल्लाते हुए देखा। उसने वंश को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तभी वंश की नज़र कार्तिक पर पड़ती है तो कार्तिक उससे पूछता है, सानवी, मेरा मतलब भाभी को क्या हुआ। वंश उसको बताता है कि वो गायब है। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है, सर, मैम को सीसीटीवी में देखने पर पता चला है कि उन्हें कुछ आदमी वैन में उठाकर ले गए हैं। हालांकि कंपनी से वो खुद ही बाहर निकली थी और बहुत घबराई हुई थी। वंश ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है, वो खुद बाहर गई थी, पर क्यों? जब उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है तो फिर वो क्यों गई? तभी उसको सानवी का एक वीडियो मिलता है जिसमें सानवी चेयर से बंधी थी और उसको बेहोश किया गया था। उसको देखकर वंश गुस्से से पागल हो जाता है। तभी राजेश उसको कॉल करता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया, अब उसकी भरपाई तुम्हारी ये खूबसूरत बीवी करेगी। तुमने जिसको जिसको बर्बाद किया है वो सभी आज अपनी कीमत वसूल करेंगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो राजेश को गुस्से से गाली देता है और बोलता है, नहीं, इस बार नहीं। इस बार अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी काँप उठेगी। कार्तिक जब ये सुनता है कि इसके पीछे राजेश का हाथ है तो वो शौक में आ जाता है। वंश तुरंत उस कॉल की लोकेशन निकलवाने को कहा, लेकिन केशव ने कहा, सर, इसमें बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम मैम को बचा नहीं पाएंगे। कार्तिक ने हिम्मत करके वीडियो देखा तो उसने कहा, ये तो राजेश के ऑफिस के अंडरग्राउंड का एरिया है, यहाँ तो कोई भी नहीं जाता है। इसने सानवी को किडनैप क्यों किया? वो वंश से पूछता है। क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। वंश बोलता है,
तुम हमें वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा। वो केशव को मीटिंग अटेंड करने को बोल देता है और खुद कार्तिक और बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ राजेश के ऑफिस निकल जाता है। कार में वंश बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और ये सोच सोच के बेचैन हो जाता है कि कहीं उसको पहुंचने में देर न हो जाए, और बार बार ड्राइवर को गुस्से से तेज चलाने के लिए बोल रहा था। और वहीं कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और